नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक। धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में संपन्न हुई। बता दें कि बैठक में 33 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही फैसले की जानकारी सीएम सचिव शैलेश बगोली ने दी है। आइए एक नजर डालते हैं कैबिनेट में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर। पर्यटन विभाग की तरफ से जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड दिया जाएगा। कैबिनेट ने दो मंजूरी यहां पर दी है। 15 साल के लिए ये लीज पर दिया जाएगा। विभाग को 60 करोड़ की आय से होगी। वहीं बीपीएल परिवार को मुफ्त 3 गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं। अगले साल तक ये जारी रहेगी। दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर समिट में मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन इसका करेंगे। काशीपुर, रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में भी रोड शो किए जाएंगे। रोड शो और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की सरकार को उम्मीद है। ये भी पर्यटन विभाग का था कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में एरोस्पेस गतिविधियों को संचालित किए जाने के संबंध में पर्यटन विभाग ने अनुमति मांगी थी। इसमें भी हमारा पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा और ये 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको पीपीपी में देने का प्रस्ताव था, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। इस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई। उद्योग विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल के समक्ष जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है दिसंबर माह में, उसके बारे में माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया और उनसे निर्णय प्राप्त किया गया है। मैं संक्षेप में इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारी इन्वेस्टर समिट का जो मेगा इवेंट होगा वो दिसंबर माह में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अगस्त माह से हम लोगों के रोड शो शुरू होंगे, जो मुख्य रूप से इस प्रदेश और देश के अंदर मिलाकर 9 रोड शोज किए जाएंगे। काशीपुर, रुद्रपुर, ये एक हमारा कुमाऊं का होगा और गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में ये किया जाएगा। ये होटल है ना, बिजनेस होटल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे की कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया है। साथ ही सरकार एमडीडीए को निःशुल्क जमीन देगी। धामी कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका का कहना है कि शासन से दिशा निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाएगा। ये आड़त बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन से में इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ का जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन, उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो होगा। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं देहरादून गांधी पार्क में पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और धरना दिया और मौजूदा सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने कहा कि पहले राज्य की बेटी की हत्या हुई और अब उस हत्या में हत्यारों के साथ मिलकर न्याय की भी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने पूर्व में भी इस मामले पर सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोला था। अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को भी इस मामले में लामबंद करने का काम कर रहे हैं, ताकि राज्य की इस बेटी को न्याय मिल सके। देखिए, 100% वीआईपी, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वीआईपी है जिसको बचाने की कोशिश हो रही, जिसका अंकिता ने जिक्र किया, जिस तरीके से डीएम ने अपने 2 बार बयान बदले, उसके अलावा
फॉरेंसिक जांच में तथ्य न जुटे इसलिए डोजर चलाया गया, आग लगाई गई, अंकिता के बेडिंग को जो है स्विमिंग पूल पर डाला गया। सरकार ने जनता को झूठ बोला कि हम नार्को टेस्ट करा रहे हैं, जो नहीं हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोलझाला है और दाल में काला है, और सरकार वीआईपी को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। अंकिता के माँ बाप लगातार वकील को बदलने की मांग कर, एक छोटी सी मांग थी जिसको सरकार नहीं मान रही है। आखिर ऐसा कौन वो वीआईपी इतना बड़ा जिसको बचाने में पूरी सरकार, पूरा प्रशासन लग गया है। महिला शक्ति के रूप में ये सारे उत्तराखंड का आक्रोश है, हर बाप का, हर भाई का आक्रोश है, जिसकी बेटी है, जिसकी बहन है। और जो अंकिता के साथ हुआ है वो किसी और के साथ न हो, इसलिए एक निर्णायक लड़ाई जो है उत्तराखंड को लड़नी है और उस निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लड़ना है। विकासनगर में 2 दिन पहले हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते कल विकासनगर बाजार बंद के बाद आज हरबतपुर बाजार भी लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में बंद रहा। अचानक हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद क्षेत्र के लोग दंगे को लेकर दहशत में थे। हालांकि बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को बढ़ने नहीं दिया और मामले में संबंधितों से मिली सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं आज हिंदुवादी संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद कराया गया, जिसे हरबतपुर व्यापार मंडल ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि यह बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को यहां मिला। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां 2 दिनों पहले एक महिला से पर्स लूटने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया है, जबकि इन दोनों ही आरोपियों का पुलिस कस्टडी में इलाज जारी था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को बाइक सवार 2 युवक मेट्रोपोलिस सिटी के पास एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे, तो आगे चेकिंग कर रही पुलिस ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर युवकों ने अपनी बाइक मोहन भट्ट नामक एक दरोगा पर चढ़ा दी, जिस कारण दरोगा की दोनों ही टांगें टूट गईं। वहीं बाइक सवार दोनों लुटेरे भी अनियंत्रित होकर सड़क पर ही गिर गए और घायल हो गए। संजू जो 18 साल का है, सन ऑफ राजेंद्र पाल, मुझे ये जानकारी मिली आज सुबह की है। पुलिस अभिरक्षा में यहाँ पे भर्ती था, चोटिल था, और उसका जो है फरार होना जो है उसको सुनकर हमने पुलिस को भी जो आए थे यहाँ पता करने, उनको मैंने सीसीटीवी के फुटेज वगैरह उपलब्ध कराए, अपने कर्मचारियों अधिकारियों से जानकारी ली, निरीक्षण किया उसका, और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अपना काम आगे कर रहे हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिले में आज रोडवेज और कैंटर एक दूसरे से आमने सामने में धक्का गए। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष भरतौखान मदन मोहन जोशी पुलिस बल को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे। दुर्घटना में घायल कैंटर चालक प्रकाश चंद्र के पैर पर चोट आई हुई थी, जिसको प्राइवेट वाहन की सहायता से रामनगर इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं रोडवेज बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिनको अन्य वाहन से अपने अपने गंतव्यों तक भेजा गया है। वहीं भतरौखान पुलिस ने द्वारा रोडवेज बस और कैंटर के चालक को यहां देखा गया है।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कांवड़ मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने एसएसपी सहित पुलिस आलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि एडीजी ने बताया कि हर की पौड़ी बाजार और पार्किंग का निरीक्षण यहां किया गया है। पुलिस द्वारा अच्छा कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला सकुशल तरीके से संपन्न होगा। हमने कंट्रोल रूम को देखे हैं, अभी बाजार का देखे हैं और हर की पेड़ी का अभी हम पार्किंग का चेक करने जाएंगे। हमारा पुलिस फोर्स बिल्कुल अलर्ट है, अब अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक कावड़िया कई सारों को बचा भी दिया है। हमारा नया रिक्रूट्स लगाए हुए हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से ड्यूटी दे रहे हैं। हम उम्मीद है कि हमारा कावड़ अच्छा सब कुछ संपन्न। सावन के महीने में बारिश के बीच कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस अपनी अपनी अहम भूमिका यहां पर निभा रही है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल पुलिस के आला अधिकारी रख रहे हैं। इस संबंध में मुनिकीरेती थाने में जनपद टिहरी के एसपी विजेंद्र दत्त डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ड्यूटी के दौरान जिस प्रकार की परेशानी का सामना पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा है, इसके बारे में पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई। सभी पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ मेले में तन मन से ड्यूटी करने का भरोसा एसपी को दिलाया। अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग मेरे द्वारा बुलवाई गई थी और इस दौरान जब से कांवड़ शुरू हुआ है, क्या क्या समस्याएं हमारे बीच में आ रही हैं और कैसे हम उसका समाधान करें, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये मीटिंग आयोजित की थी और सभी सेक्टर प्रभारियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया और साथ ही उनका निदान किस प्रकार से हो, इस संबंध में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जबकि कांवड़ और बढ़ेगा और पैदल यात्रियों और कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी, तो उसके मद्देनजर उन चुनौतियों से कैसे हम लोग निपटेंगे, कैसे हम बहुत बढ़िया तरीके से कांवड़ियों की सेवा कर पाएं, जिससे वो नीलकंठ जा पाएं और जो यहाँ आए हैं उन्हें सुगमता पूर्वक यहाँ से हम लोग आगे भेज पाएं, इस संबंध में चर्चा की गई। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बरसात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर भी दिख रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार पिछले कई घंटों से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और वहीं लालकुआं विधानसभा के चोर गलिया शेर नाले का जलस्तर काफी उफान पर आया है, जहां आज एक कार शेर नाले के पानी के बहाव में बह गई। गनीमत यह रही कि कार के अंदर सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। कार नाव की तरह पानी के बहाव में बहने लगी। वहीं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी जा रही है। मानसून की दस्तक के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और पूर्व अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 4 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर 10 से 12 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पर्वतीय जिलों में चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल क्षेत्र से सटे हुए जिले, इन जिलों में आने वाले कुछ दिन भारी बारिश का अंदेशा है। वहीं हिदायत के तौर पर मौसम विभाग ने कहा कि भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर उफान पर रहता है। ऐसे में आम जनमानस को नदी नालों के आसपास जाने से परहेज बरतना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी चरम पर है। ऐसे में मौसम विभाग ने सरकार के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा मार्गों पर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। की अगर मौसम की बात करें, आज 7 जुलाई है
और मैं कहूंगा कि 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की अगर बात करें, करीब करीब 7 से 8 दिन हो गए, तो इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में रहने वाली है। और अभी देख ही रहे हैं कि 2-3 दिन से भी अच्छी बारिश मिल ही रही थी और आगे भी जो ये चीजें जो कंटिन्यू करने वाली। और फिर इसमें जो इंटेंसिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो 9 तारीख से और भी इसमें बढ़ोतरी होगी। 10, 11, 12 की 13 की बात करें तो काफी अच्छी रेंज जो है, वेरी हैवी रेंज जो है, मैं कहूंगा कि जो है कुछ जगहों तक में जो है 10 से लेकर 12 तक के बीच की बात करें तो कुछ जगहों तक में वेरी हैवी रेंज जो आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भारी बारिश होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही है। ऐसे में चारधाम रूट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। लैंडस्लाइड से यात्रा रूट बाधित होने और दुर्घटना होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग मानसून सीजन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव का कहना है कि प्रदेश में अगर कहीं भी लैंडस्लाइड सीजन में होती है तो वहां पर जेसीबी तैनात की गई है। उनकी मदद से आधे से 1 घंटे के अंदर ही बाधित रूट को खोल दिया जाता है, जिससे कि चारधाम यात्रियों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जून के एंड से हमने अपनी कार्य योजना बनाई है और हर जनपद में जो है इसकी कार्य योजना बनी है। और उस कार्य योजना में हमने ये देखा है कि जिस जिस जनपद में जितनी रोड लेंथ है उसके हिसाब से एक तो मशीनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और कार्य योजना में जो उनके ऑपरेटर्स हैं उनके नंबर्स, उसके अलावा जो हमारा फील्ड प्रभारी है जितने सेक्शन का जेई उसका नेम मेंशन्ड है, उसका नंबर मेंशन्ड है और उन जो जेसीबी मशीन्स हैं उनमें जीपीएस लगा हुआ है, एआईएस मॉडल जीपीएस, उसका ट्रैकिंग है। और जब भी कहीं जो है वो स्लिप या रोड क्लोजर की स्थिति आती है तो उसकी सूचना पर नियरेस्ट प्लेस से जो जेसीबी है और स्टाफ और श्रमिक वो वहां पे मूव करते हैं। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों बरसात के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की व्यवस्थाओं की पूरी कलाई खुल गई। देहरादून की डीएम सोनिका ने इस मुद्दे पर कहा कि हमने सभी क्षेत्रों का दौरा किया है और राजधानी के विभिन्न जगहों पर जलभराव की समस्या सामने आई है, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून के मुख्य नगर अधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि जलभराव से निपटने के लिए निगम प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। देखिए, अभी बारिश में जहां पर भी नाले भरने की या ओवरफ्लोइंग की जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, उन सबका निरीक्षण किया जा रहा है। उनकी समस्या जो है, जिस कारण से वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो सब भी देखा जा रहा है। तो जहां पर भी कहीं पर नाला चौक हो जा रहा है उनको खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगह पे देखने में ये भी आया है कि कैरिंग कैपेसिटी कम है तो उसकी ऑल्टरनेट व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। कुछ लो लाइंग एरियाज हैं जहां से पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी स्थिति में यदि पानी भर जा रहा है और निकल नहीं पा रहा है तो वहां पे पंप सेट लगा के जल को निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बरसात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार पिछले कई घंटों से भारी बारिश के चलते नदी नाले अपने उफान पर हैं। वहीं लालकुआ विधानसभा के चोरगलिया शहर नाले का जलस्तर काफी उफान पर आया, जहां आज एक कार नाले के पानी में के बहाव में बह गई। गनीमत यह रही कि कार के अंदर सभी लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत उमरपुर मानक गांव में 6 जुलाई को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम होना था।
गांव के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान की मौजूदगी में कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन विभाग का अधिकारी समस्या सुनने नहीं पहुंच पाया। इससे ग्रामीणों में रोष देखने को मिला है। ग्राम प्रधान अमरजीत सिंह बाजवा ने बताया कि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर कार्यालय द्वारा लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें उमरपुर मानक गांव में 6 जुलाई को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन किसी भी विभाग का कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंच पाया। मुझे अभी खबर मिली है कि वहाँ पर तहसीलदार नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये जानकारी भी मिली है क्योंकि कल तहसीलदार काशीपुर का भरतपुर में भी रात्रि विश्राम था। तो ये संभवतः क्योंकि जो काशीपुर के तहसीलदार हैं उनके पास ही जसपुर का अतिरिक्त क्षेत्र भी है, तो इसी कारण से ये भ्रमण नहीं हो पाया होगा। तो मैं तहसीलदार से एक बार वार्ता कर लूंगी और उसके बाद ये डेट चेंज करके दोबारा से यहाँ पर रात्रि विश्राम किया जाएगा। सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, जनता सरकार जनता के दरबार में गांव के लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। जनता की समस्या सुनने आना था। जसपुर तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई थी, हमें टाइम दिया गया था 4 साढ़े 4 बजे का, और रात्रि नाइट हम यहाँ रुकेंगे और जनता की समस्या। अब आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सचिव संस्कृति श्री सिमोल जी और जिनके संयोजन में अभी G20 का भी बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरे देश दुनिया के लोगों ने हमारी संस्कृति से परिचित होने का सबको यहां अवसर मिला। और आज के कार्यक्रम की भी पूरी संयोजक टीना भट्ट जी, निदेशक संस्कृति, और राजेश जी, शालिनी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया है, और ऐसे कलाकार बंधु जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ख्याति प्राप्त की है, और उन सभी को आज मुझे भी सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से आप सबका सम्मान मेरे लिए भी स्वयं के सम्मान जैसा है, इसलिए मैं आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। हमारी पार्टी की यहाँ की अध्यक्ष ज्योति कोटिया जी, विशाल भाई, सभी उपस्थित, हमारे सतीश शर्मा जी जो विभिन्न अवसरों पर अनेकों जगह उपलब्ध रहते हैं, सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी छायाकार बंधु, सभी आए हुए अतिथिगण, मैं आप सभी को हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते, संचालक के नाते, जो हमेशा कई सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, मैं आप सभी को अपनी ओर से सबसे पहले तो जिनको आज हम लोगों ने सम्मानित किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमें एक एक का नाम लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सभी को एक साथ संबोधित करते हुए, और इस जो आज ये जो हमारा बहुप्रतीक्षित ये सभागार जहां हम लोग बैठे हुए हैं, स्थान बैठे हुए हैं, मैं काफी समय से लगातार बीना जी से और हमारे सेमवाल जी से लगातार कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इसका लोकार्पण करवाइए, और अभी बीना जी कह रही थी कि ये आपका इंतजार कर रहा था, तो मैं इसकी बहुत बधाई देता हूं। और इस केंद्र के आज उद्घाटन हो जाने से निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अनेक विभूतियां हैं, और अनेकों हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं, एक से एक प्रतिभाएं हैं, और उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है कि एक तरफ से जिनको मैंने सम्मानित किया है, आज वो देश दुनिया में विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने संकल्प से। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।